हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनपीए की लास्ट वीडियो सीरीज़ में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने एसेट की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स यानी बैंकिंग के केस में एनपीए की डेफिनेशन देखी थी और अलग अलग एसेट के एनपीए नॉर्म्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक केस स्टडी को भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने टर्म लोन को एनालाइज किया था कि कितने नंबर ऑफ डेज में कोई टर्म लोन एनपीए टर्न होता है। इस वीडियो में हमें आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस को समझना है। सीसीओडी का केस जो है वो सारे केस स्टडीज हमने इस वीडियो में समझने हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रीजन समझने हैं अकाउंट को एनपीए टर्न होने के। जैसे हम जब सीसीओडी को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि एक फाइनेंशियल रीजन होता है, एक नॉन फाइनेंशियल रीजन होता है किसी भी अकाउंट को एनपीए टर्न करने का। वो सारा का सारा सिनेरियो हम समझेंगे। केस स्टडी समझेंगे आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस की, और इरेगुलर अकाउंट्स यानी कि जब नॉन फाइनेंशियल रीजन्स हम समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट या फिर किसी लिमिट को रिन्यू ना करने पर अकाउंट कैसे कोई भी अकाउंट कैसे एनपीए टर्न होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन को पहले भी समझा था। कोई भी अकाउंट अगर पास्ट ड्यू हो जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर तो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। जब ईएमआई का केस हमने टर्म लोन के केस में डिस्कस किया था तो हमने वहां देखा था कि मोर देन 91 डेज यानी 91th डे जब कोई अकाउंट कंटिन्यूअसली ओवरड्यू स्टेटस में रहता है तो वो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। सेकंड, इसमें हमने समझा था कि अगर कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में रहता है सीसीओडी के केस में तो भी वो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। तो ये आउट ऑफ ऑर्डर का क्या सिनेरियो है, क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर सीसीओडी के केस में, ये हमने डिटेल्ड एनालिसिस अभी करना है। और अपकमिंग वीडियोज में हम बिल ओवरड्यू और एग्रीकल्चर एडवांस का एनपीए का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। देखिए, बैंक दो टाइप की फैसिलिटीज जनरली सैंक्शन करते हैं। एक रिवॉल्विंग फैसिलिटी होती है और दूसरी हमारी टर्म लोन फैसिलिटी होती है। रिवॉल्विंग फैसिलिटी वो होती है जिसमें कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन हमें अलाउड होती है, हम क्रेडिट डेबिट दोनों कर सकते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन उसमें कंटिन्यूअसली चलती रहती है और ये जनरली 1 साल के लिए सैंक्शन होती है और एनुअल रिव्यू होता है, इसका रिन्यूअल जो बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। सबसे पहले हम समझते हैं सीसी और ओडी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सीसी होती है कैश क्रेडिट लिमिट और ओडी होती है ओवरड्राफ्ट लिमिट। सीसी के केस में आपको जो ड्राइंग पावर होती है वो स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे होती है, वेरेज ओडी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओडी के एग्जांपल आप समझ सकते हैं ओवरड्राफ्ट यानी कि स्टाफ के केस में जो जैसे लोन सैंक्शन होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन हो जाती है स्टाफ को, वो जनरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की फॉर्म में रहती है, उसमें आपको स्टॉक स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए गोल्ड लोन सैंक्शन होता है, बैंक गोल्ड लोन सैंक्शन करता है, आपकी गोल्ड ज्वेलरी को प्लेज करता है और उसके अगेंस्ट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है, तो वहाँ भी आपको स्टॉक सबमिशन की जरूरत नहीं होती है। यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है, यानी ओवर एंड अबव जो बेस लिमिट है, जैसे आपका अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना है, उसके ओवर एंड अबव 2 लाख रुपए आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंपली वो आपकी ओडी हो जाती है। सीसी के केस में क्या होता है, मान लीजिए बैंक ने आपको 2 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दे दी है, तो आपको क्या करना होगा, इस अकाउंट में स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट करना होता है। स्टॉक स्टेटमेंट अगर आप सबमिट करेंगे उस हिसाब से आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है। अगर आपकी स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से ड्राइंग पावर कम है तो भले ही आपको 2 लाख की सीसी सैंक्शन हुई है, आप 1.5 लाख से ज्यादा अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारा बेसिक है सीसीओडी का। अब सीसीओडी के केस में 3 सिनेरियो आते हैं किसी भी लिमिट अकाउंट को एनपीए होने के लिए। तो तीनों केस स्टडी को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस को हम समझेंगे ताकि हमारे को A to Z क्लैरिटी हो जाए सीसीओडी के केस में एनपीए होता कैसे है अकाउंट। सबसे पहला सिनेरियो है, अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसी सीसीओडी का कंटिन्यूअसली 90 डेज तक सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज्यादा रहता है तो वो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने हमें 5 लाख रुपए की सीसीओडी लिमिट सैंक्शन कर रखी है और इस अकाउंट में पिछले 90 दिन तक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 90 डेज तक होता है सीसीओडी के केस में, यानी आउट ऑफ ऑर्डर के केस में 90 डेज एग्जैक्ट होता है, वेयर एज टर्म लोन के केस में मोर देन 90 डेज होता है। अब आपकी 5 लाख की लिमिट है, अब ये कंटिन्यूअसली 90 डेज से 5 लाख, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5,20,000 इसका बैलेंस ओवर ड्यू है, यानी आपकी सैंक्शन लिमिट से ये 20,000 ऊपर है कंटिन्यूअसली 90 डेज में। तो ऐसे सिनेरियो में 90th डे पे आपका अकाउंट एनपीए टर्न हो जाएगा। सेकंड इसमें सिनेरियो है, मान लीजिए सीसीओडी के केस में आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो क्या करता है, सैंक्शन लिमिट से कम रहता है, यानी 5 लाख की आपकी लिमिट है और 4 लाख आपका बैलेंस इसमें मेंटेन्ड है, यानी आपकी सैंक्शन लिमिट से ये बैलेंस कम है, लेकिन 90 डेज तक, पिछले 90 डेज तक आपके अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं है,
कोई भी क्रेडिट नहीं आया आपके अकाउंट में, तो भी ये अकाउंट आपका एनपीए स्लिप हो जाएगा। और जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमारे को समझनी है, जिसमें सारी कन्फ्यूजन अराइज होते हैं, क्योंकि पहले IRAC नॉर्म्स का जो RBI का सर्कुलर था उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, अब इसको एड ऑन कर दिया गया है, अब ये प्रोसीजर चेंज हो गया है। तो ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा समझने वाली है। इसमें क्या है, ऊपर वाले दोनों सिनेरियो अवेलेबल हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है CCOD में वो सैंक्शन लिमिट से कम है, 90 डेज से क्रेडिट भी आ रहा है, लेकिन वो जो क्रेडिट है वो एनफ नहीं है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। यानी इसका मतलब ये हो गया, आपके अकाउंट में 90 डेज में इंटरेस्ट डेबिट हुआ, मान लीजिए 500 रुपये का, और आपके अकाउंट में क्रेडिट आया 400 रुपये का। क्रेडिट भी आया, आपकी लिमिट भी सैंक्शन अमाउंट से कम थी, लेकिन ये क्रेडिट एनफ नहीं है ये इंटरेस्ट डेबिटेड को कंप्लीट करने के लिए, तो ये अकाउंट आपका एनपीए स्लिप हो जाएगा। लेकिन इसमें 90 डेज कहाँ से कैलकुलेट होंगे वो एक बहुत ज़रूरी समझने वाली चीज़ है, और वो हमारे को केस स्टडी के थ्रू ही समझ में आ जाएगा। अब इसी वीडियो में आगे वो केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी 100% क्लैरिटी हो जाएगी। और ये सारी जो डेफिनेशन है आपकी आउट ऑफ ऑर्डर की, ये एप्लीकेबल होंगी ना सिर्फ बिजनेस लोन पे, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आप बिजनेस लोन के तौर पे देते हो सिर्फ वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे किसी भी लोन में जहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट का सिनेरियो है, यानी आपको इंटरेस्ट सर्व करना होता है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। यानी कि अगर मैंने गोल्ड लोन भी लिया है तो गोल्ड लोन मैंने पर्सनल यूज़ के लिए फॉर एग्जांपल लिया, और उसमें मैंने हर महीने इंटरेस्ट सर्व करना था, तो अगर मेरी ये तीनों कंडीशन वायलेट होती हैं उस गोल्ड लोन के केस में भी, तो भी वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। यानी ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ बिजनेस लोन पर नहीं लगती हैं, एनी काइंड ऑफ लोन पर लगती हैं जहाँ पर कि इंटरेस्ट रिपेमेंट की कंडीशन होती है। ये आप RBI का सर्कुलर देख सकते हैं या रेफरेंस के लिए। और इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमने टर्म लोन का सिनेरियो डिस्कस किया था तो हमने देखा था उसमें SMA 1012 का सिनेरियो होता है, यानी अप टू 30 डेज, मोर देन 30 डेज और 90 डेज तक में SMA 012 क्लासीफाई होता है। लेकिन CCOD के केस में डायरेक्टली आपका अकाउंट SMA 1 होगा, और SMA 1 कब होगा, जब मोर देन 30 डेज का ओवरड्यू हो जाएगा, तब से आपका अकाउंट SMA 1 में क्लासीफाई हो जाएगा, डायरेक्टली क्लासीफाई हो जाएगा। SMA 0 जैसा कोई कंसेप्ट CCOD के केस में नहीं होता है, ध्यान रखने वाली बात है ये। अब हम अपनी केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं और सारे सिनेरियो को समझते हैं कि अकाउंट एनपीए कैसे स्लिप होगा। सबसे पहले हमने समझा कि कोई भी CCOD का अकाउंट कंटिन्यूअसली एक्सेस में रहता है सैंक्शनड पावर से, ड्राइंग लिमिट से 90 डेज तक, तो वह अकाउंट एनपीए स्लिप हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा जो सैंक्शन लिमिट है बैंक के द्वारा वो है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे हमारी लिमिट है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 29 तारीख को क्या होता है कि हमारा अकाउंट 2 लाख से ऊपर चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे क्रेडिट आ जाता है, और क्रेडिट होने के कारण 2 लाख से नीचे आ जाता है 29 तारीख को। सिमिलरली 30 तारीख को कोई डिडक्शन होती है, ये स्टिल 2 लाख से नीचे है। लेकिन 31 तारीख को क्या होता है कि 31 की रात को वैल्यू डेट इसमें देखने वाली है, यानी इसकी ट्रांजैक्शन डेट 1 तारीख होती है। EOD रन करी बैंक ने EOD रन करने के बाद उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, और इंटरेस्ट लगने के बाद ये अकाउंट आपका सैंक्शन लिमिट जो इस केस में 2 लाख रुपए है उसको एक्सीड कर गया। अब देखिए क्या होता है कि 30 दिन जून के इस अकाउंट में ओवरड्यू रहता है, और ये सैंक्शन लिमिट के अंदर नहीं आया, यानी 2 लाख से नीचे नहीं आया। सिमिलरली जुलाई में 31 डेज निकल गए, ये अकाउंट सैंक्शन लिमिट के अंदर नहीं आया। अब हम अगस्त में एंटर करते हैं, और अगस्त में 29 तक एंटर हो जाते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ एक ट्रांजैक्शन होती है 29 को, और ये ट्रांजैक्शन ये विद इन लिमिट आ जाता है अकाउंट, लेकिन एक ट्रांजैक्शन डेबिट की भी होती है जिसके कारण ये अकाउंट लिमिट को एक्सीड कर जाता है। यानी 29 को बैंक वेट करेगा, लेकिन जैसा कि यहाँ पे इसने 90 डेज कंप्लीट कर दिए हैं 29 डेट को, ये अकाउंट 29 को एनपीए स्लिप हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा अमाउंट पे ओवरड्यू खड़ा है, यानी 2 लाख से ज़्यादा ऊपर खड़ा है। तो पहला सिनेरियो हमारा यहाँ से क्लियर हो। सेकंड सिनेरियो इसमें हमारा है कि सैंक्शन लिमिट से हमारी जो CCOD है उसका अमाउंट कम है, यानी 10 लाख रुपए की हमें CCOD सैंक्शन हुई है, 10 लाख से हमारा बैलेंस कम है, लेसर रह रहा है, लेकिन 90 दिन तक कोई भी क्रेडिट नहीं आया। जैसे इस सिनेरियो में देखिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कोई इशू नहीं है। 10 तारीख को लास्ट क्रेडिट आता है इस अकाउंट में, यानी 11 तारीख के बाद इस अकाउंट में कोई भी एक सिंगल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अब 11 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 20 दिन कंप्लीट होते हैं हमारे। सिमिलरली दिसंबर में 31 डेज कंप्लीट होते हैं, और जनवरी में भी 31 डेज कंप्लीट होते हैं। अब बचते हैं हमारे पास 8 दिन। अब इस 8 दिन में देखिए कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेबिट की ट्रांजैक्शन
ही इसमें आ रही हैं। इसके बाद 2 तारीख के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो जैसे ही 8 तारीख आई, 8 तारीख की ईओडी पे बैंक ने वेट किया, कोई पैसा नहीं आया। 8 तारीख की ईओडी पे ये अकाउंट एनपीए टर्न हो गया। 90 डेज इसने 8 तारीख को कंप्लीट कर लिए और ये अकाउंट 90 डेज की ईओडी पे एनपीए टर्न हो गया। और अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिनेरियो है, जिसमें मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी लिमिट सैंक्शन है 11,30,000 रुपये, और 11,30,000 की इस लिमिट में हमारा जो सीसीओडी का बैलेंस है वो 11,30,000 से कम है, यानी सैंक्शनड लिमिट से बैलेंस भी कम है। 90 डेज में कोई ना कोई क्रेडिट भी आ रहा है, लेकिन ये जो 90 डेज का क्रेडिट है ये एनफ नहीं है इंटरेस्ट डेबिटेड। ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ इंटरेस्ट डेबिट को कवर करना है, हमारे को डेबिट ट्रांजैक्शन को कवर नहीं करना है। यानी 90 डेज में जितना इंटरेस्ट डेबिट होगा उसको कवर करने के लिए एनफ नहीं है, और ये अकाउंट एन पे टर्न हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में अकाउंट ओपनिंग डेट है 24/8/2023, यानी 24/8/2023 को अकाउंट खुला। 24/8/2023 से हम 90 डेज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी 24 तारीख से हम दिन गिनने लग जाएंगे। 24 तारीख से हम क्रेडिट देखेंगे कितना आया, 90 डेज तक जाएंगे और इन 90 डेज में हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ। जो ये क्रेडिट है अगर एनफ है इस इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, यानी जितना ये अकाउंट में क्रेडिट करता है उतना ही इस अकाउंट से अगर इंटरेस्ट डेबिट होता है तो इस अकाउंट में कोई इशू नहीं आता है। लेकिन अगर ये क्रेडिट इंटरेस्ट डेबिटेड से कम है तो ये अकाउंट एनपीए स्लिप हो जाएगा। तो देखिए 24 तारीख से हम गिनेंगे, यानी 24 तारीख से लेकर के 31/8/2023 तक 8 डेज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सितंबर में हमारे पास 30 डेज अवेलेबल हैं, अक्टूबर में 31 डेज अवेलेबल हैं, और नवंबर में हमारे पास 21 डेज अवेलेबल हैं। यानी इन 90 डेज की सारी कैलकुलेशन हम करेंगे, ये 21/11/2023 को अपना 90 डेज कंप्लीट करता है। अब इन 90 डेज में देखिए इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ, एक इंटरेस्ट ये डेबिट हुआ, एक इंटरेस्ट ये डेबिट हुआ, एक इंटरेस्ट ये डेबिट हुआ, जिसका टोटल सम आता है 18,348 रुपये। अब इस अकाउंट में क्रेडिट अवेलेबल हमारे पास कितना है, देखिए 24 से हम काउंट कर रहे हैं। हमारे पास जो पहला क्रेडिट है वो 6,000 रुपये है, और जो दूसरा क्रेडिट अवेलेबल है वो 7,000 रुपये है, यानी 13,000 रुपये। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो आता है 5,348 रुपये। अगर ये 21 तारीख से पहले इस अकाउंट में कस्टमर क्रेडिट कर देता है 5,348 रुपीज़, यानी जो इनका डिफरेंस है, यानी जो इंटरेस्ट डेबिटेड में और क्रेडिट में जो डिफरेंस है उसको क्रेडिट कर देता है 21 से पहले, तो ये अकाउंट एनपीए स्लिप नहीं होगा, ये अकाउंट एनपीए से बच जाएगा। लेकिन 21 तारीख को बैंक वेट करेगा, अगर 21 की ईओडी तक ये बैलेंस नहीं आता है तो 21 तारीख को ये अकाउंट आपका एनपीए टर्न हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो सारी की सारी जो हमने डेफिनेशन समझी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ तक हमने फाइनेंशियल रीजन समझ लिए हैं कि यानी फाइनेंशियल रीजन का मतलब कि ट्रांजैक्शन में पैसे का जमा होना या पैसे का निकलना कारण होता है किसी भी अकाउंट का एनपीए टर्न होने में। अब सेकंड सिनेरियो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया सीसीओडी के केस में, जब सीसी के केस में क्या होता है, बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, वीडियो के शुरू में ही हमने बात की थी। और सेकंड क्या होता है कि 1 साल बाद उस आपको लिमिट को रिन्यू करना होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो आप नहीं करवाते, यानी अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते या अपनी लिमिट को रिन्यू नहीं करवाते, तो भी आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। भले ही आपके पास करंट एसेट अवेलेबल है, भले ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत प्रॉफिट आपकी फर्म अर्न कर रही है, आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी है और अकाउंट में आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी खूब कर रहे हैं, लेकिन ये 2 सिनेरियो अगर आप नहीं करवाते हैं तो भी अकाउंट आपका एनपीए टर्न हो जाता है। लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट के केस में कितने समय में आपको ये सबमिट करानी होती है, तो देखिए आईआरएसी नॉर्म का सर्कुलर क्या बोलता है कि जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट की जाती है, बैंक जो है स्टॉक स्टेटमेंट जो है मैक्सिमम वो 3 महीने पुरानी ले सकता है, यानी नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स वो नहीं ले सकता है। अगर हम जून में खड़े हैं और जून में हम खड़े हैं तो हमारी जो ड्राइंग पावर निकल के आई है वो मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट से कैलकुलेट होगी। अगर जून के बाद जैसे ही जून निकल के आता है जुलाई स्टार्ट हो जाता है और जुलाई स्टार्ट होने पर भी उसने मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट दी, तो ऐसा अकाउंट जो होगा वो इर्रेगुलर कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और इर्रेगुलर कैटेगरी के अकाउंट्स अगर 90 डेज कंप्लीट कर लेते हैं तो वे अकाउंट सारे एनपीए हो जाते हैं। यानी अगर मैं मार्च से गिनूँ, मार्च में मैंने बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट दी है तो मेरा अकाउंट 6 महीने के बाद एनपीए हो जाएगा। क्यों, जून तक तो ये
3 महीने पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट अलाउड थी, लेकिन जैसे ही इसने जून क्रॉस किया उसके बाद मैक्सिमम 90 डेज़ में मुझे स्टॉक स्टेटमेंट फ्रेश सबमिट करनी पड़ेगी, यानी मार्च के बाद की मुझे स्टॉक स्टेटमेंट देनी होगी। अगर मैं नहीं देता तो मेरा अकाउंट एनपी हो जाएगा। सिमिलरली मेरी लिमिट ने 1 साल कंप्लीट कर लिया, अब मेरी ड्यू डेट आ गई रिन्यूअल की। कोई मान लीजिए मुझे सीसीओडी फैसिलिटी दे रखी थी या एडहॉक फैसिलिटी दे रखी थी, 1 साल उसने कंप्लीट कर लिया, अब उसका ड्यू डेट आ गया। अब ड्यू डेट आने के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम 6 मंथ तक मुझे इस लिमिट को रिन्यू कराना होगा, यानी अपने जो फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं वो बैंक के पास जमा करने पड़ेंगे 6 मंथ तक। अगर मैंने 6 मंथ में अपने ये रिन्यूअल लिमिट को रिन्यू नहीं कराया तो मेरा अकाउंट एनपी हो जाएगा। यानी मेरी 31 मार्च को फॉर एग्जांपल लिमिट एक्सपायर हो रही थी 31/3/2023 को, तो मुझे 6 मंथ में मैक्सिमम इस लिमिट को रिन्यू करवाना है। अगर मैं ऐसा नहीं करवाता तो मेरा अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो ये सारे रीज़न थे नॉन फाइनेंशियल के। तो इस वीडियो में मोटा मोटा हमने समझ लिया सीसीओडी के केस में कैसे अकाउंट एनपीए होता है। अपकमिंग वीडियोस में हमें समझना है एग्रीकल्चर अकाउंट्स जो होते हैं वो एनपीए कैसे होते हैं, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कैसे एनपीए होती है, और फिर हमने समझना है कि इन केस ऑफ एनपीए इनकम रिकॉग्निशन कैसे रिवर्सल हो जाता है और प्रोविजनिंग के नॉर्म्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। सारे एग्जाम्पल से आपको मोटी मोटी क्लैरिटी हो गई होगी किसी अकाउंट के एनपीए स्लिप होने के केस में। तो आई रिक्वेस्ट मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।